नमस्कार साथियों स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम 7 बड़ी खबर लेके आए हैं। अगर आप एक पेंशनर हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं तो दोस्तों ये 7 खबरें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पेंशन पर स्पर्श पीजीटी का मैसेज आया। मार्च और अप्रैल पेंशन के बारे में दोस्तों क्या नई बात आई है निकल के, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, 8th पे कमीशन में डीए टीआर का फॉर्मूला बदल गया है। आखिर क्या बदलाव किया गया है डीए और डीआर को लेके, ये दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है 70 साल में पेंशन में 10% की बढ़ोतरी। दोस्तों ये बिल्कुल तय हो गई है, 70 साल में 10% की बढ़ोतरी। इसका बकायदा एक आदेश दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, सेना में महिला ऑपरेशन ऑफिसर का भेदभाव खत्म, पीवीआर को झटका। तो आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा था इसके बारे में आपको बताऊंगा और किस तरीके से ये खत्म हुआ है। वैसे भी सरकार तो कुछ खुद से करेगी नहीं, तो किसके द्वारा खत्म करवाया गया है ये भेदभाव ऑफिसर का, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों 8th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर जारी, तो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर जारी कर दिया है दोस्तों। तो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी लेवल बन के, अगर आप एक चपरासी है, चपरासी की सैलरी और अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी इस वीडियो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। छठवीं बड़ी बात है 8th सीपीसी में एरियल टेबल जारी हो गई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपको कितना पेंशन का जो एरियर बनेगा, या फिर आप एक कर्मचारी हैं तो आपका कितना एरियर बनेगा, लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक का वो सरकारी की तरफ से पेंशन टेबल जारी हो गई दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद 7वें बड़ी बात है दोस्तों, पेंशनरों को एजुकेशन भत्ता बढ़ाया गया। आखिर कौन सा एजुकेशन भत्ता दोस्तों बढ़ाया गया है? 1000 की बजाय अब 2000 रुपये मिलेंगे पर बच्चे पर। तो दोस्तों ये 7 बड़ी खबरें हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, रिटायरमेंट हुए, या आपका जो फैमिली पेंशन ले रही है, आप अपने माता पिता की पेंशन ले रहे हैं, पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। अतः दोस्तों द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं हमारी जो पहली बड़ी खबर है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ। ये है मैसेज के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो मार्च की पेंशन है दोस्तों, मार्च की पेंशन है वो दोस्तों अब अप्रैल में आएगी। जी हाँ साथियों, और अप्रैल किस तारीख को आएगी ये भी मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। अब जो आएगी वो 6 तारीख को आएगी। दरअसल दोस्तों स्पर्श की तरफ से मैसेज आना शुरू हो गया लोगों को, और यहाँ पर साफ साफ दे रहे कि जो मार्च की पेंशन है वो 6 तारीख को आएगी। आखिर दोस्तों क्या मैसेज देखिएगा मैं आपको बता दूँ। देखिएगा साइड से कि ये न्यूज चल रही है, पेंशन विल नॉट बी क्रेडिट ऑन 31 मार्च 2026। यहाँ पर कह रहे हैं कि पेंशन आपकी 31 मार्च 2026 को नहीं आएगी। एडिशनली 1 एंड 2 अप्रैल 2026 हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नॉन बैंकिंग डे फॉर पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 1 और 2 अप्रैल है वो दोस्तों डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी इस दिन बैंकों में काम नहीं होगा। 1 तारीख को और 2 तारीख को काम नहीं होगा, और ना ही कोई बैंक में काम होगा और ना ही पोस्ट ऑफिस में काम होगा। ये डिक्लेयर हो चुका है। 3 अप्रैल में दोस्तों 2026 इज गुड फ्राइडे। जो 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल है उसको दोस्तों गुड फ्राइडे है। तो गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी, गस्टेड छुट्टी है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 तारीख को भी कोई काम नहीं होगा। विच इज ऑल्सो ए हॉलिडे है, तो गुड फ्राइडे की छुट्टी है तो कोई काम नहीं होगा। देयरफॉर पेंशन क्रेडिट इज एक्सपेक्टेड ओनली 4 अप्रैल 2026। तो यहाँ पर जो पेंशन की बात हो रही है वो हो रही है कि 4 तारीख को, 4 अप्रैल को क्रेडिट हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें भी दिया है इन केस ऑफ एनी डिले ऑन दैट डे प्लीज नोट दैट 5 अप्रैल 2026 इज संडे। अगर 4 तारीख को कुछ डिले होता है तो दोस्तों 5 तारीख को छुट्टी है, संडे है, तो संडे में दोस्तों पेंशन नहीं आएगी। सो द पेंशन में बी क्रेडिट ऑन 6 अप्रैल। तो यहाँ पर 6 अप्रैल यानी सोमवार को पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका ये एक पेंशन क्रेडिट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये 1 अप्रैल 2026 है, तो यहाँ पर ये इन्होंने ये मैसेज आया है दोस्तों। मैसेज में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2026 को ये पेंशन है दोस्तों जो क्रेडिट होगी। तो ऐसा दोस्तों मैसेज आपके पास आया होगा, अगर आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना 6 अप्रैल को दोस्तों आपकी पेंशन
क्रेडिट होने का पूरा चांस है। वो भी मार्च की पेंशन 6 अप्रैल को होगी और अप्रैल की पेंशन आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो यानी कि इस बार जो पेंशन है 2 आएंगी और दोस्तों मार्च की आएगी, अप्रैल की आएगी। मार्च की पेंशन 58% डीए के साथ ही आएगी, लेकिन अप्रैल की पेंशन दोस्तों बढ़ी हुई आ सकती है, 60% डीए के साथ आ सकती है। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर पे हम बात करेंगे। 8th सीपीसी में डीए डीआर का फॉर्मूला बदला। यह साथियों, आखिर ये क्यों बात हो रही है? खासकर पेंशनर के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये बात हो रही है। डीए डीआर का फॉर्मूला बदलने की बात हो रही है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पेंशनर हैं उनकी गणना दोस्तों और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गणना दोनों की साथ साथ होती है। डी और डीआर की गणना जो कि अलग अलग होनी चाहिए दोस्तों, ये मांग की गई है। क्योंकि पेंशनर का मुद्दा तमाम होते हैं, ज़मीनी स्तर पर दोस्तों कुछ और होता है और रियल्टी कुछ और होता है। तो जो पेंशनर है उनको एक फिक्स पेंशन मिलती है। ऐसे में साथियों डीए डीआर के साथ गणना करना बहुत अन्यायपूर्ण है। देखिएगा, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दोस्तों एक लेटर दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ देखिएगा, डेट है 14/3/2026 को, 14 तारीख को 2026 को है। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 8th सेंट्रल पे द चेयरपर्सन को भेजा गया है, जो हाईकोर्ट की जज हैं, रिटायर्ड जज, उनको भेजा गया है। द चेयरपर्सन 8th सेंट्रल पे कमीशन श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को ये भेजा गया है। 3rd and 7th फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, सबमिशन ऑन पे अलाउंस एंड पेंशन पेंशनर प्रेजेंटिव बाय रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी। रेस्पेक्टेड मैडम, देखिएगा क्या लिखा जा रहा है। द रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी RSCWX स्कोवा मेंबर अंडर द एजेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन voluntary organization committed to significant and promoting the rights and welfare of retired railway employee their depends based on tricky again। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पेंशन का जो मैटर है, यहाँ पर इन्होंने 10 मांगे रखी हैं अपनी। आखिर वो कौन सी 10 मांगे हैं पेंशनर को लेके दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, जो 10 मांगे हैं जो कि मैंने हिंदी में कर रखी हैं, ये जो है मांगे इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश हर किसी के समझ में नहीं आती है, मेरे भी समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर हिंदी में मांगे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी मांगे रखी गई। देखिएगा दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है परिभाषित लाभ पेंशन की बहाली, यानी अंशदायी योजना एनपीएस यूपीएस को सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गारंटीकृत मुद्रास्फीति सुरक्षित परिभाषित लाभ पेंशन से प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पर एनपीएस या यूपीएस में अभी भी पेंशन को लेके दोस्तों काफ़ी संभावनाएं हैं, जो सरकार उसको दूर नहीं कर रही है। एक पक्का कर दे कि आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको 50% या 60% हम पेंशन देंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। चलेगा दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि आप इसको सही कीजिएगा। दूसरी मांग है स्वचालित पेंशन संशोधन, पूर्व और भविष्य के सेवानिवृत्ति लोगों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन संशोधन को प्रत्येक वेतन आयोग चक्र यानी हर 5 साल में जोड़ें। तो यहाँ पर पेंशन रिवीजन की बात की गई है हर 5 साल में। अब होता क्या है कि भैया 10 साल बाद इनका ड्रामा शुरू होता है, तो 5 साल की बात की गई है और 5 साल होना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर 2 साल में पेंशन रिवीजन होना चाहिए। चलेगा दोस्तों, उसका बाद तीसरा पॉइंट है पूर्ण मुद्रास्फीति निष्प्रभावीकरण, पेंशन भोगियों के लिए 100 महंगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण प्रदान करें और एक अलग सरकारी मूल्य सूचकांक पर विचार करें। तो डीए और डीआर की जो गणना है वो साथ साथ होती है, उसको अलग किया जाए, डीआर का अलग किया जाए और डीए का अलग गणना की जाए, इनका अलग अलग सूचकांक बनाया जाए, ये होना चाहिए। चौथा पॉइंट है बेहतर अनुकूलता कारक, स्वास्थ्य सेवा डिजिटल लागत और बीमा प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए बैलेंस आय फ्रॉड सूत्र और अस्थिर सापेक्ष आय दृष्टिकोण को मिलाकर एक संकर अनुकूलता कारक अपनाएं, जिसमें प्रति परिवार उपभोग इकाइयों की संख्या 3 से बढ़कर 4 कर दी गई हो। तो यहाँ पर जो फैमिली यूनिट की बात हो रही है उसको बढ़ाया जाए, 4 से ऊपर रखा जाए, 5 तक रखा जाए। तो यहाँ पर अभी 3 चल रही है 7th पे कमीशन में, जो कि गलत है। उसके बाद है 5वां पॉइंट है पेंशन भोग के लिए उच्च भत्ते, निश्चित चिकित्सा भत्ते में पर्याप्त वृद्धि करें, बुजुर्गों के लिए परिवहन भत्ता सहायता शुरू करें, उच्च एचआरए वर्गीकरण के लिए पर्यटन महत्व वाले शहरों को उन्नत करें। तो यहाँ पर एचआरए की बात हो रही है दोस्तों, चिकित्सा भत्ता की बात हो रही है, ये सब बढ़ना चाहिए।
उसके बाद है 70 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन। तो यहाँ पर वर्तमान 80 वर्ष की आयु की बजाय 70 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन प्रदान करें और बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अवधि बढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है, ये 70 साल में पेंशन में 10% बढ़ोतरी की बात दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। ये जो मांग की गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, ऐसा हो रहा है। उसके बाद दोस्तों विसंगतियों का निवारण। 2016 से पहले और 2016 के बाद सेवानिवृत्ति होने वालों के बीच असमानताओं को समाप्त करना और सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना समान रैंक वाले पेंशनभोगियों के लिए संशोधित समानता सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिटायरमेंट का बड़ा मैटर चलता है कि भैया पहले हो गया उनका कम रहता है और जो बाद में हो रहा है उनका ज़्यादा रहता है, तो वन रैंक वन पेंशन भी इसका उदाहरण है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखी जाती है, डेट ऑफ रिटायरमेंट देखी जाती है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये चीज़ सही की जानी चाहिए। उसके बाद क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्किंग। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट वेतन बेंचमार्किंग को अपनाएं, साथ ही पेंशनभोगियों के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सापेक्षता को बनाए रखें। 9वां पॉइंट है चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करें। रेलवे पेंशनभोगियों के लिए CGHS जैसी कैशलेस सुविधाओं का विस्तार करें, प्रतिपूर्ति को सरल बनाएं और दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच सुधार करें। सबसे बड़ी बात है कि CGHS के हर कहीं हॉस्पिटल नहीं होते हैं, तो जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है तो ओबियसली यहाँ पर इनको कैश मिलना चाहिए और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 20,000 रुपये महीना मिलना चाहिए इन पेंशनभोगियों को। अगर CGHS की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ पर पैसा भी ज़्यादा वैसे भी मिलना चाहिए। और बोनस की अधिकतम सीमा को तर्कसंगत बनाएं। उत्पादकता से जुड़ी अवास्तविक बोनस सीमाओं को संशोधित करें ताकि भविष्य के पेंशनभोगियों को अंतिम प्राप्त वेतन का लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये 10 बड़ी मांगें हैं जो कि रेलवे बोर्ड ने उठाई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 आपके पहला, दूसरा, तीसरा, ये 70 साल में पेंशन की जो बढ़ोतरी की गई है, मांग की गई है, वो 10% की गई है। यहाँ पर दोस्तों 3 बड़ी खबरें मैंने आपको बता दी। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर चौथी बड़ी खबर है, सेना में महिला ऑफिसरों का भेदभाव खत्म, PVR को झटका। PVR को झटका है, तो आखिर ये क्या मैटर है दोस्तों? सेना में अभी भी महिलाओं ऑफिसर के संग भेदभाव हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर कोर्ट का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशस्त्र बलों के अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में व्याप्त भेदभाव की निंदा की है। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशस्त्र बलों के भीतर व्याप्त पुरावे के कारण कई महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी PC से अनुचित रूप से वंचित किया गया है और यह भी पाया गया कि उनके कैरियर मूल्यांकन उन धारणाओं से प्रभावित थे जिन्होंने उनकी उन्नति में बाधा डाली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उज्ज्वल भोयान और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर से भी शामिल थे, सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रभावित अधिकारियों को राहत प्रदान करते हुए टिप्पणियां की हैं। न्यायालय ने पाया कि महिला अधिकारियों का मूल्यांकन अक्सर दीर्घकालीन सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पूर्व कल्पित धारणाओं के आधार पर किया जाता था, जिससे उनके मूल्यांकन में पूर्वाग्रह उत्पन्न होता था और अतः उनकी तुलनात्मक योग्यता प्रभावित होती थी। अफसरों की समानता ने उनकी आपसी योग्यता को प्रभावित किया है। हम पाते हैं कि स्थायी कमीशन से इनकार करना प्रणालीगत भेदभाव का परिणाम था। इसलिए पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए हम अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हैं। पीठ ने सेना अधिकारियों के संबंध में टिप्पणी की। नौसेना के मामले में अदालत ने पाया कि महिलाओं को लंबे कैरियर के अनुभव अनुपयुक्त मानने की धारणाओं ने पदोन्नति के अवसर खुलने के बाद निष्पक्ष मूल्यांकन को बाधित किया, जिससे उनके पदोन्नति के योग्य होने की संभावना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। वायुसेना के मामलों में अदालत ने माना कि उन अधिकारियों पर सेवा विस्तार दोस्तों होना चाहिए। और ये जो अंतर चल रहा है कि महिला है भैया, महिला कुछ नहीं कर सकती हैं, महिलाओं को ज़्यादा चीज़ें मत दो, बिगाड़ देंगी, तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी है। चलेगा दोस्तों, अब हम चलते हैं 8th CPC में दोस्तों सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर कितना मिल सकता है, वो दोस्तों जारी है। और ऐसे में दोस्तों लेवल 1 से लेवल 18 तक का कितना पैसा बढ़ेगा, इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ। ये ग्राफ में आपको दिखाऊंगा। देखिएगा जो फिटमेंट फैक्टर है, अगर हम 2 मानते हैं या 2.57 मानते हैं, तो दोनों में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा एक इजाफा देखिएगा 8th पे वेतन आयोग हर महीने सैलरी संभावित बढ़ोतरी, कर्मचारियों के इनकम में बड़ा इजाफा, प्रमुख स्तरों पर देखिए लेवल देखिएगा और 2.57 तक देखिएगा। लेवल 1 जिनका बेसिक पे 18,000 रुपया है, तो यहाँ पर दोस्तों
उनका अगर ये इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर अगर इनको मिलता है तो दोस्तों इनकी 10,260 रुपये इनकी बढ़ेगी, इसमें इजाफा होगा, यानी कि 28,260 रुपये हो जाएगी इनका बेसिक पे। उसके बाद दोस्तों है लेवल 2, 19,900 है। और अगर इनका ये फिटमेंट फैक्टर इतना होता है 2.57 का मिलता है तो यहाँ पर 11,343 रुपये की बढ़ोतरी, यानी 31,243 रुपये इनका बेसिक पे हो जाएगा। लेवल 3 की बात करें 21,700 है दोस्तों इनकी बेसिक पे, और इनके 12,369 रुपये बढ़ेंगे, यानी 34,069 रुपये हो जाएंगे। 34,000 रुपये इनका बेसिक पे हो जाएगा। लेवल 4 की बात करें तो दोस्तों 25,500 इनका बेसिक पे है, 14,535 रुपये बढ़ेंगे तो 40,035 रुपये इनका बेसिक पे हो जाएगा। लेवल 5 की बात करें तो 29,200 रुपये इनका बेसिक पे है, तो यहाँ पर 16,644 रुपये बढ़ेंगे, यानी 45,844 रुपये इनका बेसिक पे हो जाएगा। और लेवल 6 की बात करें तो 35,400 अभी इनका बेसिक पे है, तो इनका 20,178 रुपये बढ़ेगा, तो 55,578 रुपये इनके बनेंगे बेसिक पे। और दोस्तों लेवल 7 की बात करें 44,900 रुपया अभी इनका बेसिक पे है, तो यहाँ पर 25,593 रुपये बढ़ेंगे, यानी 17,493 रुपये इनका बेसिक पे बनेगा। और यहाँ पर लेवल 8 की बात करें तो 47,600 रुपया इनका अभी बेसिक पे है, तो 27,132 रुपये इनके बढ़ेंगे, यानी कि 74,732 रुपये इनका बेसिक पे हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो लाखों रुपए से जाएगी, क्योंकि HRA भी जोड़ा जाएगा और DA 0 हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मिलता होगा तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है जो कि मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब चलेगा दोस्तों, अब चलते हैं कि 8th CPC की जो टेबल है वो जारी की गई है, एरियर टेबल। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है वो 20 महीने एरियर टेबल की बात हो रही है, और दोस्तों जो मिलेगा वो फिटमेंट फैक्टर 2 या 2.57 के मल्टीप्लाई पे मिलेगा। देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक का। तो यहाँ पर 20 महीने का जो एरियर है लेवल 1 का जो बनना है वो 3,60,000 से लेके 5,65,200 रुपये। फिटमेंट फैक्टर 2 या 2.57 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। लेवल 2 का है दोस्तों 3,98,000 से लेके 6,24,860 रुपये। और लेवल 3 का है 4,34,000 से लेके 6,81,380 रुपये इनको एरियर मिलेगा 20 महीने का। लेवल 4 की बात करें 5,10,000 से लेके 8,700 रुपये इनको मिलेगा। लेवल 5 में बात करें तो 5,84,000 से दोस्तों लेकर 9,16,000 रुपये तक का इनको एरियर मिलेगा। लेवल 6 की बात करें 7,08,000 से लेके 11,11,560 रुपये का एरियर मिलेगा। लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 में 8,98,000 से लेके दोस्तों 14,09,860 रुपये इनको एरियर मिलेगा। और लेवल 8 की बात करें तो 9,52,000 से लेके दोस्तों 14,94,640, यानी राउंड फिगर में 15 लाख रुपये तक मिलेंगे। आप सोचेगा दोस्तों यहाँ पर लेवल 8 तक की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और जो इनसे ऊपर लेवल है उनका तो दोस्तों 20-20, 25-25, 33 लाख रुपए उनका एरियर बनेगा। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर, 6वीं बड़ी खबर जो कि मैंने आपको बता दी। और 7वीं दोस्तों बड़ी खबर की बात करें कि पेंशनरों को एजुकेशन भत्ता बढ़ाया गया है। आखिर क्या है एजुकेशन भत्ता, देखिएगा दोस्तों एक लेटर देखिएगा, ये 31 अक्टूबर 2025 का है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड का है दोस्तों। देखिएगा, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट ऑफ पेंड्री ग्रांट, मैरिज ग्रांट एंड एजुकेशन ग्रांट अंडर आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड। देखिएगा यहाँ पर दिया है द एक्साइटेड वेलफेयर स्कीम promulgated for ESMS has been reviewed, evaluation and elaborated upon the component authority by DGL। ये देखिएगा नंबर है पूरा दिया है 15 अक्टूबर 2025 का। देखिएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ABC फाइनेंशियल असिस्टेंट ESMS इन पेनरी द ग्रांट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 4,000 PM टू 8,000, तो यहाँ पर 2,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। उसके बाद है B फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ESMS फॉर डॉटर मैरिज विडो रीमैरिज, तो द ग्रांट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 पर डॉटर, तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 2 डॉटर पे 1 लाख रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी बच्ची की शादी है तो यहाँ पर 50,000 रुपये देगी सरकार, और 2 डॉटर पे ही ये लागू रहेगा 1 लाख रुपए। और तीसरा C पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ESMS
फॉर एजुकेशन ग्रांट। तो ग्रांट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1000 PM टू रेट 2000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो यहाँ पर जो ग्रांट है वो 1000 से बढ़ा के 2000 रुपये हो गई है पर चाइल्ड। एक बच्चे का अब 2000 रुपये मिलेगा। और ये कहाँ का नियम है, कब से ये लागू किया जाएगा, किन लोगों के लिए, इसमें भी नियम डाल रखा है। देखिएगा, द रिवाइज्ड रेट विल कम इनटू फोर्स फॉर एप्लीकेशन सबमिट फ्रॉम 1 नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो 1 नवंबर 2025 है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, सबमिटेड की है, उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। हाउ एवर एप्लीकेशन सबमिटेड पीरियड 1 नवंबर 2025 विल बी प्रोसेस ऑन द ओल्ड रेट। तो यहाँ पर और इसके बाद जिन्होंने दी है, सबमिटेड किया है 1 नवंबर 2025 के बाद की है, तो उनको वही दोस्तों जो ओल्ड रेट्स है उसी पे मिलेगा। तो 1 नवंबर 2025 से पहले या एक तक तो इनको मिलेगा और बाकी का बाद में उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों बड़ी खबर, 7 बड़ी खबर जो कि मैंने आपको बता दी है। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। जी हाँ साथियों, हमें ये जानना बहुत जरूरी है, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जो भी पेंशनर भाई हैं उनका व्हाट्सएप जो ग्रुप चलता है या जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी